आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं कुशल से होंगे। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा स्वयं की निर्मित दवाइयों का प्रचार प्रसार करने के लिए आयुर्वेद एवं एलोपैथिक चिकित्सा में टकराव की स्थिति पैदा कर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कोरोना संकट काल के समय उचित नहीं है। हजारों डॉक्टरों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लाखों लोगों का जीवन बचाते हुए अपना बलिदान दिया। इन परिस्थितियों में सामंजस्य की आवश्यकता है, न कि टकराव की। इस परिस्थिति में आयुर्वेदाचार्यों, एलोपैथिक डॉक्टरों, विद्वानों को देश को आयुर्वेद एवं एलोपैथिक चिकित्सा के बारे में बृहद रूप से बताना था। देश को यह बताना चाहिए था कि दोनों चिकित्सा पद्धति का अपना अलग अलग महत्व है। किसी भी चिकित्सा पद्धति को नकारा नहीं जा सकता है। जब विद्वानों ने देश के सामने अपने विचार नहीं रखे, तब मुझ जैसे मूर्ख को देश के सामने अपना विचार रखना पड़ा। इस आशा और विश्वास के साथ कि कभी भी इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो। मैं पारंगत तो नहीं हूँ, किंतु अनुभव से देखकर पढ़कर जो हासिल किया हूँ वह आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला सुख निरोगी काया के सिद्धांत को लेकर भारत देश में वर्तमान में चिकित्सा की 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं: एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी, जिसमें आज एलोपैथी चिकित्सा पर देश का वर्तमान नागरिक निर्भर है। अन्य चिकित्सा पद्धति का उपयोग प्रचार प्रसार उस गति से नहीं हो सका जिस प्रकार होना चाहिए। इसलिए यह कहें कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में एकाधिकार है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस चिकित्सा पद्धति ने भारत को भी अपने आगोश में ले लिया है। इसे हम विदेशी चिकित्सा पद्धति भी कह सकते हैं। इसलिए इस चिकित्सा पद्धति के अच्छे एवं बुरे परिणामों के संबंध में अधिकांश नागरिकों को मालूम है। इसलिए अपने विचार कम से कम रख रहा हूँ। 16वीं सदी में भारत देश में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था आयुर्वेद का उपयोग कम होने लगा। उदाहरण के लिए मधुमेह में इंसुलिन, कैंसर के लिए केमोथेरेपी, ग्रंथि विकार के लिए हार्मोन इलाज, तपेदिक के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ, कुछ किस्म की मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन, गुर्दे की परेशानी के लिए डायलिसिस, साथ ही ओपन हार्ट सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण इत्यादि में एलोपैथिक ने उपलब्धियां हासिल की हैं। दूसरी तरफ एलोपैथिक दवाइयां जो अधिकांश विदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित हो रही हैं, इनका साइड इफेक्ट भी बहुत अधिक है। एक मर्ज को ठीक करने के प्रयोग करते करते दूसरा मर्ज तैयार हो जा रहा है, जिसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हाल ही में कोरोना वायरस मरीजों को स्टेरॉइड दवाइयाँ देने से ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लैक वाइट फंगस आदि बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो विश्व के अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं और भारत में इन दवाइयों का प्रयोग हो रहा है। प्रमाणित करता है कि भारतीय डॉक्टरों को एलोपैथी विदेशी दवाइयों का पूर्ण ज्ञान नहीं है, या ज्ञान होते हुए भी प्रतिबंधित दवाइयों को भारतीयों को खिला रहे हैं। वर्तमान परिवेश में एलोपैथिक उपचार व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। धीरे धीरे भारत देश एलोपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापार का अड्डा बनता जा रहा है और विदेश सिर्फ और सिर्फ अपनी दवाइयाँ खपाने के चक्कर में भारत का उपयोग कर रहे हैं। शासन की उदासीनता के चलते भारत में एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ लूट का माध्यम बनता जा रहा है, जिस कारण देश का नागरिक कोई अन्य विकल्प न होने से निजी अस्पतालों का शिकार होकर मजबूरी में अपना उपचार करा रहा है। चिकित्सा शास्त्र में इसलिए जो एलोपैथिक चिकित्सा है पद्धति अच्छी है, व्यवस्था खराब है। इसलिए व्यवस्था को सुधारना होगा, ना कि पद्धति को। चिकित्सा शास्त्र में प्राचीन भारतीयों की उपलब्धियां
अधिक महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। भारत में चिकित्सा अथवा औषधि शास्त्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यह वैदिक काल तक जाता है। ऋग्वेद में अश्वनी को देवताओं का कुशल वैद्य कहा गया है, जो अपने औषधियों से रोगों को दूर करने में निपुण थे। बीमार पड़े लोगों को रोग मुक्त करते थे। अथर्ववेद में आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार संबंधी बातें मिलती हैं। रोग, उनके प्रतिकार तथा औषध संबंधी अनेक उपयोगी तथा वैज्ञानिक तथ्यों का विवरण इसमें दिया गया है। विविध प्रकार के ज्वरों, यक्ष्मा, अपचित, अतिसार, जलोदर जैसे रोगों के प्रकार एवं उनकी चिकित्सा का विधान प्रस्तुत किया गया है। प्रतिकार संबंधी वर्तमान शल्य क्रियाओं का भी यत्र तत्र निर्देश मिलता है। उल्लेखनीय है कि इसी पद्धति पर आधुनिक होम्योपैथी चिकित्सा आधारित है, जिसका मूल सिद्धांत सम से सम की चिकित्सा है। प्राचीन भारतीयों ने इस सिद्धांत को अपनाया। बुद्ध काल में औषधि शास्त्र का व्यापक अध्ययन होता था। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला में वैद्यक के ख्याति प्राप्त विद्वान थे, जहां दूर दूर से विद्यार्थी आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए आते थे। इन्हें में जीवक का नाम मिलता है। वह मगध नरेश बिंबिसार के पुत्र अभय द्वारा तक्षशिला पहुंचाया गया। वहां 7 वर्षों तक निवास कर उसने विविध औषधियों का अध्ययन किया तथा वैद्यक का प्रसिद्ध विद्वान बन गया। बिंबिसार ने उसे अपना राज्य वैद्य बनाया तथा उन्होंने बिंबिसार प्रद्योत तथा महात्मा बुद्ध तक की चिकित्सा कर उन्हें रोग मुक्त किया था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य काल में चिकित्सा शास्त्र विकसित था। साधारण वैद्यों, चीड़-फाड़ करने वाले भेषजों एवं चीड़-फाड़ में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों, परिचारिकाओं, महिला चिकित्सकों आदि का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद में मुनि आत्रेय का वही स्थान है जो यूनानी चिकित्सा में हिप्पोक्रेटिस का है। यूनानी संहिता में वर्णित है कि रोगों के कई वर्ग हैं: साध्य रोग, असाध्य रोग, तंत्र मंत्र द्वारा साध्य रोग तथा वह रोग जिनके उपचार की संभावना काफी क्षीण है। ज्वर, अतिसार, पेचिश, क्षय, रक्तचाप आदि के उपचार की विशेष चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में जल चिकित्सा का भी वर्णन है। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति ईसा पूर्व प्रथम सदी में ही हुई है, जबकि चरक तथा सुश्रुत जैसे सुप्रसिद्ध आचार्यों ने आयुर्वेद विषयक अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को अलौकित किया। चरक को काय चिकित्सा का प्रणेता कहा जा सकता है। वे कुषाण नरेश कनिष्क प्रथम के राजवैद्य थे। उनकी कृति चरक संहिता काय चिकित्सा का प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रंथ है और महर्षि आत्रेय के उपदेशों पर आधारित है। अल-बदरूनी ने इसे औषधि शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया है। चरक संहिता में 120 अध्याय हैं। इसमें 8 खंड हैं, जिन्हें स्थान कहा गया है: सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। इसमें शरीर रचना, गर्भ स्थिति, शिशु का जन्म तथा विकास, कुष्ठ मृगी, ज्वर जैसे प्रमुख 8 रोग, मन के रोगों की चिकित्सा, भेदोपभेद, आहार, पथ्यापथ्य, रुचिकर, स्वास्थ्यवर्धक, भोज्योषधि वनस्पतियों आदि का वर्णन किया गया है। प्राचीन वनस्पति एवं रसायन के अध्ययन का भी यह एक उपयोगी ग्रंथ है। इसमें चिकित्सकों के पालनार्थ जो व्यावसायिक नियम दिए गए हैं, वे हिप्पोक्रेट्स के नियमों का स्मरण कराते हैं तथा प्रत्येक समय तथा स्थान के चिकित्सक के लिए अनुकरणीय हैं। इनमें एक वैद्य को दिए गए निर्देश जो वह अपने शिष्यों को प्रशिक्षण समाप्ति के समय देता था, उल्लेखनीय है। यदि तुम अपने कार्य में सफलता, धन, सम्मान तथा मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रतिदिन उठने पर और सोने से पहले सभी प्राणियों, विशेषकर गौ एवं ब्राह्मणों के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
तुम्हें सच्चे हृदय से रोगी के स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने स्वयं के जीवन के मूल्य पर भी तुम अपने रोगी के साथ धोखा ना करो। किंतु आज क्या हो रहा है? मद्यपान मत करो, पाप मत करो, तुम्हारे मित्र बुरे ना हो, तुम मृदुभाषी एवं विचारवान बनो तथा सदैव अपने ज्ञान की बुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहो। यदि तुम्हें किसी रोगी के घर जाना पड़े तो तुम्हें अपने वचन, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को उसकी चिकित्सा के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं लगना चाहिए। रोगी के घर की बातों की चर्चा बाहर नहीं करनी चाहिए और न ही रोगी की दशा के विषय में उस व्यक्ति को बताना चाहिए जिससे रोगी को कोई हानि पहुंच सके। चरक संहिता का न केवल भारतीय अपितु संपूर्ण विश्व चिकित्सा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अनुवाद भी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का तो यह विश्वकोश ही है। इसके द्वारा निर्देशित सिद्धांतों के आधार पर ही कालांतर में आयु विज्ञान का विकास हुआ। चरक के कुछ समय बाद सुश्रुत का आविर्भाव हुआ। यदि चरक कार्य चिकित्सा के प्रणेता थे तो सुश्रुत शल्य चिकित्सा के। उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता में उपदेष्टा धन्वंतरी हैं और संपूर्ण संहिता सुश्रुत को संबोधित करके कही गई है। इसमें विविध प्रकार की शल्य एवं छेदन क्रियाओं का अति सूक्ष्म विवरण दिया गया है। मोतियाबिंद, पथरी जैसे कई रोगों का शल्योपचार बताया गया है। सौविच्छेदन का भी वर्णन है। सुश्रुत ने शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले लगभग 121 उपकरणों के नाम गिनाए हैं जो अच्छे लोहे के बने होते थे। वो चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान में दीक्षित होने वाले छात्रों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। वो सुइयों तथा पट्टी बांधने की विविध विधियों का भी उल्लेख करते हैं। चरक के समान सुश्रुत की ख्याति भी विश्वव्यापी थी। गुप्त काल में भी चरक तथा सुश्रुत के सिद्धांतों को मान्यता मिलती रही तथा उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ देखा जाता था। उनके ग्रंथों को व्यवस्थित करके 6ठी शताब्दी के लेखक बाणभट्ट प्रथम ने एक संग्रह प्रस्तुत किया। मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे। इसका एक अच्छा उदाहरण पालाकृति आयुर्वेद है। इस विस्तृत ग्रंथ के 160 अध्यायों में हाथियों के प्रमुख रोगों, उनकी पहचान एवं चिकित्सा का वर्णन किया गया है। जनेयु शल्य क्रियाओं का भी उल्लेख है। अनेक शल्य क्रियाओं का भी उल्लेख है। भारतीय चिकित्सा पद्धति 3 रसों कफ, वात तथा पित्त के सिद्धांत पर आधारित थी। इनके संतुलित रहने पर ही मनुष्य स्वस्थ रहता था। तीनों रस जीवनी शक्ति माने जाते थे। आहार विहार के संतुलन पर भी विशेष बल दिया जाता था। स्वच्छ वायु तथा प्रकाश के महत्व को भी भली भांति समझाया गया था। प्राचीन भारतीयों का औषध कोश अत्यंत विस्तृत था और इसमें पशु, वनस्पतियों तथा खनिज उत्पादन भी सम्मिलित थे। अनेक एशियाई जड़ी बूटियां यूरोप में पहुंचने के पहले से ही यह जात थी। इनमें विशेष उल्लेखनीय गौलमुग्न वृक्ष का तेल है जिसे कुष्ठ रोग की औषधि माना जाता था। आज भी इस रोग की चिकित्सा का यही आधार है। भारत में परोपकारी शासकों एवं धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण में चिकित्सा शास्त्र की यथेष्ट प्रगति हुई। अशोक जैसा शासक इस बात पर गर्व करता है कि उसने अपने राज्य में मानव तथा पशु जाति दोनों की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाया था। चीनी यात्री फायान लिखता है कि यहाँ धार्मिक संस्थाओं द्वारा औषधालय स्थापित किए गए थे जहाँ मुफ्त दवाएं वितरित की जाती थीं। भारतीय चिकित्सक विविध रोगों के विशेषज्ञ थे। यद्यपि शवों के संपर्क पर निषेध के कारण शरीर विज्ञान एवं जीव विज्ञान के क्षेत्र में यथेष्ट प्रगति नहीं हो सकी, तथापि भारतीयों ने एक प्रयोगाश्रित शल्य शास्त्र का विकास कर लिया था। प्रसवोत्तर शल्य क्रिया विदित थी।
अस्थिसंधान में निपुणता प्राप्त कर ली गई थी तथा चिकित्सक नष्ट, युद्ध क्षत अथवा दंड स्वरूप विकृत किए गए नाक, कान एवं ओंठों को पुनः जोड़कर ठीक कर सकते थे। इस दृष्टि से भारतीय शल्य विज्ञान यूरोपीय शल्य विज्ञान से 18वीं सदी तक आगे रहा। तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के चिकित्सकों ने भी भारतीयों से इस विद्या को सीखने में गर्व का अनुभव किया। शल्य क्रिया हमारे देश की इतनी प्रबल थी। भारत का 5000 वर्ष का अतीत इस बात का प्रमाण है कि भारतवर्ष के स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रारंभ से ही परोपकार हमारे देश का बहुत मूल सिद्धांत है। चिकित्सा का परोपकार, प्रेम, करुणा को सर्वोच्च स्थान था, जिस कारण रोगी चिकित्सा को हमारे विद्वान वैद्यों ने कभी भी व्यवसाय के रूप में नहीं देखा। इस रोगी सेवा को भारत में मानवता का मुख्य स्तंभ माना गया था। शायद इसी कारणवश रोगी सेवा का कार्य साधु संतों, ऋषि मुनियों और समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के पास रहा, या यूं कहिए कि जिन्होंने रोगी सेवा को महत्व दिया वही लोग समाज में प्रतिष्ठित हो गए। जब किसी परिवार में रोगी सेवा की जाती थी तो उनमें से कुछ परिवार इस कार्य को अपनी अगली पीढ़ी तक भी पहुंचा देते थे और इस तरह से भारत में चिकित्सा की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा का जन्म हुआ। इस कार्य के दौरान रोग मुक्ति में जो भी अनुभव प्राप्त होते थे वो अनुभव परिवार अपने पास सुरक्षित रख लेता था और उसे किसी अन्य को नहीं बताया जाता था। उस अनुभव को स्वार्थी लोग धन लोलुपता के लिए दुरुपयोग न करें, इसी कारण उस विशेष रहस्य को सिर्फ सबसे योग्य व निपुण शिष्य को ही बताया जाता था। इस परंपरा को अपनाने वाले चिकित्सक किसी भी रोग का उपचार निःशुल्क करते थे और ऐसी मान्यता थी कि रोगी से धन लेने से उस उपचार का प्रभाव स्वतः नष्ट हो जाएगा। इस धारणा के पीछे यह भी भय था कि गलत लोग इन रहस्यों को जान गए तो वो इससे अनुचित आर्थिक लाभ उठा लेंगे। यह परंपरा आज भी भारत में कहीं कहीं विद्यमान है, परंतु कालांतर में ऐसा भी देखा गया कि सफलता मिलने के बाद कुछ परिवार अथवा कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक स्वयं की दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने के लिए उन गूढ़ रहस्यों को योग्य चिकित्सकों को भी प्रदान करने से परहेज करने लगे। मृत्युशैया पर लेटने के बाद भी अधिकांश ने उसे ज्ञान को देने से परहेज किया, जिसकी परिणति भारत के महान आयुर्वेद विज्ञान का धीरे धीरे अंत होने में हुई। यही कारण है कि आज हम लोग चिकित्सा के लिए विदेशी ज्ञान की ओर जाते हैं और विदेशी कंपनियों के हाथों मनमाफिक तरीकों से प्रतिदिन करोड़ों अरबों रुपए व्यय कर रहे हैं। सरकार ने सरकारी अस्पताल खोलकर यह व्यवस्था की हुई है कि ग्रामीण तथा शहरी जनता को कम से कम खर्चे में सरकारी सेवाओं का लाभ हर क्षेत्र में मिले। कुछ जगह टेस्टिंग और स्कैनिंग का भी खर्च नहीं लिया जाता है। यह तो हुई वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्साहजनक पहलू। अब बात करते हैं इस क्षेत्र के निराशाजनक पहलू की। वह है चिकित्सा क्षेत्र में मुनाफाखोरी का आ जाना। यह बात तो सर्वविदित है कि कोई भी व्यवसाय बिना मुनाफे के लंबे समय तक नहीं चल सकता, परंतु मुनाफाखोरी की भी एक सीमा तय होनी चाहिए। आम आदमी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस क्षेत्र में अब खुली लूट हो रही है। यह भी हम सब जानते हैं कि पूरे मार्केट में आज एलोपैथिक प्रणाली का बोलबाला है और भारत की अधिकांश दवा कंपनियां विदेशी बहुराष्ट्रीय नेटवर्क का ही एक हिस्सा हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए ही भारत में आई हुई हैं, तो फिर किस आधार पर हम इनसे किसी राहत की उम्मीद करें। इस लूट में कंपनियां ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक हमारी उपभोक्तावादी सोच और सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार है।
अगर हम दवा के प्रकार की बात करें तो आज बाजार में दो तरह की दवा उपलब्ध है। एक वो जो दवा के मूल घटक के रूप में ही उपलब्ध है, जिसे जेनेरिक दवा कहते हैं, और यह लागत मूल्य से कुछ ही अधिक मूल्य पर उपलब्ध है। दूसरी वो जो एक विशेष नाम से बाजार में लॉन्च करी जाती है और उसका मूल्य 10 गुना से 10,000 गुना तक होता है। उसे एथिकल ब्रांडेड दवा के नाम से बेचा जाता है, और हम सब इन दवा के मूल्य से भी हजारों गुना ज़्यादा चुकाते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करवाने से लेकर छोटे मोटे ब्लड टेस्ट करवाने में भी हमें 100 रुपये से लेकर 2,000 रुपये देने पड़ते हैं। अस्पतालों में जो खून निःशुल्क लोगों से दान के रूप में लिया जाता है, उसी खून को कहीं पर बेचकर मुनाफा कमाते हुए देखा गया है। आज तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कालाबाजारी हुई, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मरीजों को प्रयोग किया गया। दुख की बात है, यही असमानता आजकल लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। मेरा मानना है कि जब भोजन और कपड़ों पर आज नगण्य टैक्स है, तो फिर चिकित्सा और दवा पर भी टैक्स नहीं होना चाहिए। यदि पेप्सी कोको कोला में टैक्स नहीं है तो दवाइयों पर भी टैक्स नहीं होना चाहिए। यदि मुनाफे की बात आए भी तो भी इसकी दर 1000% न होकर सरकार द्वारा तय लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। दवा का व्यापार जिस तेजी से भारत में बढ़ा है, उससे ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्दी ही इस देश में मानवता समाप्त हो जाएगी और हम यांत्रिक मानव बनकर प्रॉफिट एंड लॉस ही गिनते रह जाएंगे। सामान्यतः आयुष चिकित्सा पद्धति को वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जनता व शासन के दृष्टि में एलोपैथिक पद्धति ही मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति है, जबकि अनेक रोग ऐसे हैं जिनकी समुचित चिकित्सा एलोपैथिक पद्धति से संभव नहीं होती है। ऐसे रोगों की चिकित्सा आयुष पद्धतियों में ही संभव होती है। इसलिए इस क्षेत्र में हमें विशेष कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जीवन शैली व प्रदूषण के होने वाले रोग पूरी दुनिया में महामारी की तरह फैल रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद, योग व अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियां वरदान सिद्ध हो रही हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य के बाजार में आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान विकसित हो रहा है। आमतौर पर समझा जाता है कि एलोपैथ तुरंत प्रभाव करता है, आयुर्वेद नहीं। सच तो यह है कि आयुर्वेद में त्वरित प्रभाव देने वाली औषधियाँ भी हैं, जिनका प्रयोग व अभ्यास आवश्यक है। सामान्य रोगों जैसे ज्वर, वमन, अतिसार आदि जैसे सामान्य रोगों की चिकित्सा भी आयुर्वेद द्वारा तत्कालिक रूप में संभव है। इसलिए आपातकालीन रोगों में भी आयुर्वेद की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए प्रयोग व अभ्यास पर ध्यान देना होगा। एलोपैथिक एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव ज्वर में 7 से 10 दिन में होता है। इसके विपरीत आयुर्वेदिक रस औषधियाँ दवाएं 3 से 5 दिन में लाभ देती हैं। जीवन शैली के रोग जैसे मधुमेह, जराजन्य रोग, रक्तचाप, तनाव, कमर दर्द, लीवर, मूत्र रोग, यौन रोग, अनिद्रा, स्त्री रोग आदि में आयुर्वेद योग एवं अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियां विशेष रूप से लाभदायक हैं। इसके लिए आयुर्वेद के रस औषधियों का प्रमाणीकरण कर प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एलोपैथी का प्रभाव घट रहा है। भारत में हर साल लाखों एंटीबायोटिक दवा बिना मंजूरी के बिकती हैं, जिससे दुनिया भर में दवाइयों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग पर खतरा मंडरा रहा है। ब्रिटेन में हुए एक हालिया शोध में यह चेतावनी देते हुए बताया गया कि भारत में बिकने वाली 64% एंटीबायोटिक अवैध है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिना मंजूरी के दर्जनों ऐसी दवाएं बेच रही हैं, जबकि पूरी दुनिया पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध का खतरा मंडरा रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां एंटीबायोटिक दवा की खपत और रोगाणुरोधी प्रतिरोध की दर सबसे ज़्यादा है।
इससे भारत के दवा नियामक तंत्र की असफलता सामने आती है। इस शोध के लिए भारत में 2007 से 2012 के बीच बिकने वाली एंटीबायोटिक दवा और उनकी मंजूरी के स्तर का अध्ययन किया गया। पाया गया कि भारत में 118 तरह की FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवा बिकती हैं, जिसमें से 64% को भारतीय नियामक ने ही मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका में इस तरह की केवल 4 दवा ही बिकती हैं। भारत में कुल 86 SDF दवा बिकती हैं। आयुर्वेद के लिए निर्माण और शोध का व्यापक बाजार है। स्थानीय पारंपरिक आदिवासी भोज्य पदार्थों जैसे केला, बांस, मदार, मरुवक, जौ, गिलोय, नीम आदि एकल औषधियाँ व योग का अध्ययन करना होगा। इससे स्थानीय रूप से सहज पोषण के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ चिकित्सा में सुविधा होगी। इसके लिए विज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे बायोकेमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, IIT आदि के साथ मिलकर काम किए जाने की आवश्यकता है। इसमें CDRI, NBRI के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। इस संबंध में कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर YV कोहली, जो अरुणाचल प्रदेश में केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने माहोनिया और केले के क्षार पर कार्य किया है, जो अरुणाचल प्रदेश का मुख्य भोज्य है। जसमीत सिंह ने आपा मार्ग क्षार का प्रयोग बवासीर व घावों की चिकित्सा में किया है। डॉक्टर नरेश नागरथ एक MD एलोपैथी हैं, पर आयुर्वेद के प्रयोगों से HIV और डेंगू के विशेषज्ञ बन चुके हैं। इस तरह के अनेक प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं, पर सरकारी तंत्र द्वारा उपेक्षित है। औषधि वनस्पतियों के व्यावसायिक उत्पाद में अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिल कर काम करने की आवश्यकता है। यह कार्य कुछ आयुर्वेदिक संस्थानों में अंतर विषयक अध्ययन के रूप में आरंभ किया जा चुका है, पर यह बहुत सीमित रूप में है। इसे मात्र सांकेतिक ही कहा जा सकता है। कई राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, सेना तथा रेलवे में अब आयुष चिकित्सकों की नियुक्तियां करने की घोषणा हुई है। आज 5 साल हो गए, पर सरकारी इच्छा शक्ति और ऊहापोह के कारण कुछ ही जगहों में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति हो सकी है। इसका पूर्ण कार्यान्वयन हो नहीं पाया है। पर्यटन के साथ ही विदेशों में भी जीवन शैली के लोगों के लिए आरोग्य केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी ऐसी घोषणाएं की है, जो अभी तक मात्र घोषणा ही है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय कार्य यह करना होगा कि आयुर्वेद या आयुष के संबंध में समाज में फैले भ्रम जैसे धीमे प्रभाव, दुष्प्रभाव रहित, महंगी, शल्य रहित, केवल पुराने रोगों से में प्रभावी, तीव्र रोगों में प्रभावी न होना आदि को दूर करना होगा। आयुर्वेद के विकास के लिए जनविश्वास आवश्यक है। इसके लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तरह रोगाधिकार जैसे हृदय रोगाधिकार, त्वक रोगाधिकार, मूत्रवाह रोगाधिकार, मानस रोगाधिकार आदि के अनुसार इकाइयाँ होना चाहिए। इससे शोध को बढ़ावा मिलने के साथ चिकित्सकों में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसके लिए हमें विज्ञान की आधुनिक शाखाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। हम इसके लिए सरकारों को घोषणाएं करने की बजाय आयुर्वेद के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। देश के स्वास्थ्य नीति में आयुर्वेद की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कचिद दुख भागवत के सिद्धांत को अपनाना होगा। साथियों, आज हमारे भारत भूमि में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों चिकित्साओं का अपना अलग अलग महत्व है। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं और आप सबके
स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से, अल्लाह ताला से, बाहे गुरु से, जीसस से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।